हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची की रियल स्टोरी है। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये स्टोरी किस टाइम की है। जब नीदरलैंड जर्मन के अंडर में आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, आप सभी को आई बिलीव सबने हिटलर का नाम सुना होगा। अडोल्फ हिटलर पूरा नाम था उसका। तो वो जर्मनी का डिक्टेटर था और वो ज्यूस जो लोग थे ना, उनसे नफरत करता था। उसने क्या किया, उसने नाजीज करके अपनी एक तरह से एक ग्रुप बनाया और उसने लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप करना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था ज्यूस से कि उसने उन्हें बहुत गंदी गंदी तरीके से मारा है। इवन उसने एक कंसंट्रेशन कैंप भी बनवाया था जहां पर वो ले जाकर लोगों को मारा करता था। ये जो बच्ची है एन फ्रैंक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इसकी फैमिली भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर जो भी ये लोग स्ट्रगल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में एन फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैप्टर में दी हुई है वो कहाँ से पता चली? वो इस बच्ची की डायरी से पता चली। और उसने चलो फिर हम सारी स्टोरी अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। ओके, बस एक चीज और बता देती हूँ आपको कि ये जो चैप्टर बनाया गया ना आपका, ये इसकी पूरी डायरी नहीं है। इसकी जो एक्चुअल डायरी थी ना, उसमें से छोटे छोटे कुछ पार्ट्स लेकर आपका ये चैप्टर बना है। और जब एन फ्रैंक इस दुनिया में नहीं रहती है तो उसके फादर, जहाँ पर ये लोग, जैसे ये भी क्योंकि ज्यूस थे तो ये लोग भी छुपे हुए थे। वो 2 साल तक ये लोग छुपे रहे थे नाजीज से, या मैं कहूँ हिटलर से। लेकिन 2 साल के बाद इनको पकड़ लिया जाता है। और एन फ्रैंक, मतलब हिटलर इतना ज़्यादा भयानक इंसान था कि उसे ये नहीं था कि कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है या कोई जवान है, मतलब उसके लिए एज तो कोई मैटर ही नहीं करती थी। उसे सिर्फ ये चीज़ था कि जो भी ज्यूज हैं उन सबको वो मरवा दे। एन फ्रैंक के मरने के बाद उसके फादर को ये डायरी मिलती है और वो इस डायरी को पब्लिश करवा देते हैं। तो उस पूरी डायरी में से कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये जो आपका चैप्टर है ये 13 ईयर ओल्ड जो एन फ्रैंक है उसकी डायरी से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, जिस समय जो नीदरलैंड है वो जर्मन के अंडर में आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। अब ये जो बच्ची है और इसकी फैमिली, ये सब के सब क्या है, छुपे हुए होते हैं नाजीज से। इन हर डायरी एन राइट्स अबाउट हर थॉट्स। तो इस डायरी में जो एन फ्रैंक है, एक 13 साल की बच्ची, उसने अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स और अपने फियर सारे के सारे लिखे हुए थे इस डायरी में, वाइल लिविंग इन अ स्मॉल हिडन प्लेस कॉल्ड द सीक्रेट एनेक्स। तो भाई इस जगह को सीक्रेट एनेक्स बोलती है ये। वहाँ पर जो एन फ्रैंक है ये उसके अपनी पूरी फैमिली के साथ छुपी हुई होती है। तो अपने डायरी में उसने अपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स और फियर्स के बारे में लिखा हुआ है। Anne Frank was 13 year old when her father gave her a diary for her birthday. She had family and friends, but sometimes felt lonely as she could not share her innermost feelings with anyone. तो जब वो 13 साल की थी तो उसके फादर ने उसके बर्थडे पर उसे डायरी गिफ्ट करते हैं। वैसे तो उसकी फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, लेकिन समटाइम्स वो लोनली फील करती है, अकेला फील करती है। और बहुत सारी ऐसी उसकी इनर मोस्ट, उसके अंदर की फीलिंग्स हैं जो कि वो किसी और से शेयर नहीं कर सकती है। शी वॉन्टेड अ ट्रू फ्रेंड, शी वॉन्टेड, ये रिपीट हो गया, शी वॉन्टेड अ ट्रू फ्रेंड, शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी। तो भाई भले उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती है हमेशा। इसीलिए ना उसको एक ट्रू फ्रेंड की जरूरत थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो ट्रू फ्रेंड किसको बनाएगी, डायरी को। इन हर फर्स्ट एंट्री शी सेड राइटिंग फेल्ट स्ट्रेंज बट शी बिलीव्ड दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो स्टार्टिंग में जब वो पहली बार लिखना शुरू करती है तो वो ऐसे बोलती है कि ना लिखना बड़ा स्ट्रेंज सा, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो कहती है कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल।
पर वो ऐसा विश्वास करती है कि जो पेपर है ना उनमें इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होते हैं। एटलीस्ट कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपनी फ्रेंड को कुछ ऐसे बताती हो या बताते हो, तो लेकिन अगर आपकी लड़ाई होगी लेट्स से अपने फ्रेंड से, सो यू नेवर नो कि अगर वो पर्सन आपका जो फ्रेंड है वो आपकी कोई पर्सनल सीक्रेट जो आपने कभी शेयर किया वो दूसरे को शेयर कर दे। पर वही चीज़ अगर आप पेपर पे लिखोगे, मतलब डायरी में लिखोगे, तो इसीलिए वो तो डायरी तो किसी और को बताएगी नहीं ना, इसीलिए एन फ्रैंक कहती है कि पेपर जो है ना उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। शी नेम्ड द डायरी किटी एंड ट्रीटेड इट लाइक अ रियल फ्रेंड। सो ये नाम आप याद रखोगे कि जो एन फ्रैंक है उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी रखा, और वो बिल्कुल उसे ना रियल फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। द डायरी बिकेम अ प्लेस वेयर शी कुड फ्रीली राइट हर थॉट्स, सीक्रेट्स एंड फीलिंग्स। तो भाई ये जो डायरी है ना वो उसकी एक तरह से क्या बन गई, एक एक तो वो रियल फ्रेंड की तरह उसे ट्रीट करने लगी, और फिर ये यही डायरी ना एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह बन गई एन फ्रैंक के लिए जहां पर वो फ्रीली, बिना किसी से डरे, ठीक है, बिना कुछ लाइक बिना किसी फियर के अपनी सारी की सारी बातें, अपने थॉट्स, अपने जो सीक्रेट्स होंगे उसके, और अपनी फीलिंग्स वो इसमें लिख देती थी। क्योंकि वो कहती है ना कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, पेपर तो किसी को बताने वाले नहीं है एन फ्रैंक के जो भी उसके सीक्रेट्स हैं, तो इसलिए अपनी हर बात वो अब यहाँ पर लिखना शुरू करने लग गई। ओके, उसके बाद क्या होता है, एन रोट अबाउट हर फैमिली टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड हर लाइफ। तो अब इसने इस डायरी में क्या है, अपनी फैमिली के बारे में भी लिखा हुआ है, ताकि जो भी उस डायरी को, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरी उसकी लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में जान पा रहे हैं ना। सो ऑफ कोर्स उसने इसलिए नहीं लिखी थी डायरी कि कल को कोई और उसे पढ़े, उसने तो अपने पर्सनल अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए डायरी लिखी थी, है ना। लेकिन क्या है, अब तो क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसकी फैमिली के बारे में जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फैमिली के बारे में भी इस डायरी में लिखा था। इवन इस डायरी में उसने ये भी लिखा हुआ था कि उसके जो फादर हैं, फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक। कहती है कि इसके पापा दुनिया के सबसे अडोरेबल, यानी कि सबसे प्यारे पापा हैं। अब हर बच्चे के लिए देखो अपने पेरेंट्स होते ही हैं प्यारे। द फैमिली लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल एन वॉज 4। तो जब तक एन 4 साल की थी ये सारे के सारे कहाँ रहते थे, फ्रैंकफर्ट में रहते थे। लेकिन 1993 में क्या होता है, इसके जो पेरेंट्स हैं ना वो हॉलैंड, पेरेंट्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हॉलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। Anne and Margot stayed with their grandmother in Aachen for some time before joining their parents later. लेकिन जो मार्गोट और एन है ना, दोनों सिस्टर्स, वो क्या है, वो अभी अपनी दादी के साथ ही एकन जगह है वहां पर रहते हैं, जब तक कि वो लोग फिर से अपने पेरेंट्स के साथ रहने नहीं लग जाते। सो आई होप यहाँ वाली स्टोरी आपको समझ में आ गई है कि एन जब तक 4 साल की थी वो फ्रैंकफर्ट में रहती है, फिर 1933 में उसके पेरेंट्स जो है वो हॉलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो मार्गोट और एन है वो दोनों के दोनों अपनी दादी के साथ एकन में ही रहते हैं। ओके, उसके बाद एन की अर्ली स्कूलिंग देख लेते हैं। एन की एजुकेशन शुरू होती है तो सबसे पहले वो मॉन्टेसरी नर्सरी ज्वाइन करती है। उसके बाद वहाँ 6 साल तक की जब एज में होती है वो, तब तक वो मॉन्टेसरी नर्सरी में ही पढ़ती है। उसके बाद फिर वो फर्स्ट फॉर्म में एंटर करती है। जैसे हमारे यहाँ पे लेवल्स होते हैं ना, लाइक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सो ऑन, वैसे ही इनके यहाँ पर भी इसी तरीके का होता होगा कुछ क्राइटेरिया कि पहले मॉन्टेसरी नर्सरी में, फिर फर्स्ट फॉर्म में, फिर 6th फॉर्म में। तो जब तक वो 6th फॉर्म में आती है तो उसे कौन पढ़ाता है, वहाँ की हेड मिस्ट्रेस जिसका नाम है मिसेस कुपरस। अब देखो इतने साल तक ये मिसेस कुपरस से पढ़ रही थी, तो भाई उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है अपनी जो हेड मिस्ट्रेस है उससे, और इनका फेयरवेल ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे रोते हैं, दोनों आंसू ऐसे बहा बहा के रोते हैं, और इसी से पता चलता है शोइंग एन्स डीप अफेक्शन फॉर हर टीचर। तो एन, एक तो देखो छोटे बच्चे तो वैसे भी ज़्यादा कर, यस बड़े बच्चे भी कनेक्ट हो जाते हैं अपने टीचर से, बट आई थिंक जब बच्चे होते हैं ना तब ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्टेड होते हो अपने टीचर्स के साथ। तो एन और इवन उसकी टीचर भी दोनों ही बहुत ज़्यादा रोते हैं जब एन यहाँ से अब इस स्कूल से जब वो जा रही होती है। आगे क्या होता है कि एन जो है
अपनी ग्रैंड मदर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक बार क्या होता है, उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं गर्मियों में, 1941 की बात है ये, और उनके एंड अंडरवेंट सर्जरी अफेक्शन। ठीक है, सर्जरी अफेक्शन होता है जैसे कोई बॉडी पार्ट ना किसी कुछ बॉडी पार्ट खराब हो जाता है तो उसकी वजह से सर्जरी होती है। सो जो एन है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का। इवन कुछ टाइम के बाद ना 1942 में ही जो एन है उसकी दादी जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि फिर आगे जाके एन का बर्थडे आता है जून में। दादी की डेथ हो जाती है जनवरी में और एन का बर्थडे आता है जून में। तो जून में अपने बर्थडे पर वो दादी के लिए क्या करती है, एक कैंडल जलाती है उनकी मेमोरी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एन फ्रैंक का अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। हम भी कितने ज़्यादा अटैच होते हैं ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ओके, अब सीधे 20 जून 1942 में हम आगे स्टोरी जा रही है। इसमें क्या बताया गया है हमें, एन रोट अबाउट हर स्कूल डेज when the teacher were to announce the result। तो अब 20 जून 1942 की स्टोरी लिख रही है वो अपनी डायरी में, और उसमें क्या बता रही है कि स्कूल का डे था और आज क्या है, टीचर्स रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे। सारे के सारे जितने भी बच्चे थे वो सारे एंशियस यानी कि सारे ऐसे घबराए हुए थे। एंड 2 लड़के भी थे क्लास में, एक का नाम था सीएन और एक का नाम था जैकिस। वो दोनों तो आज शर्त ही लगा लेते हैं कि भाई कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। दो कॉन्फिडेंट अबाउट प्रमोशन एंड वरिड अबाउट मैथ्स एंड कॉल्ड टीचर्स द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो वैसे तो वो कॉन्फिडेंट होती है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है, परेशान होती है मैथ्स के लिए। और वो कहती है कि जो टीचर्स है ना वो इस दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, कि उनके बारे में समझना तो भाई बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्या कहती है वो कि अर्थ पे सबसे अनप्रेडिक्टेबल अगर क्रीचर कोई है तो वो कौन है, टीचर्स है। उसके बाद एन का ना सबसे ज्यादा पंगा अपने मैथ्स वाले टीचर के साथ ही होता है। सो एक पंगे के बारे में एन ने जो है अपनी डायरी में भी लिखा हुआ था। एन डिस्क्राइब्ड हर मैथ्स टीचर मिस्टर केजिंग। इनका नाम याद रखना है। एन के जो मैथ्स टीचर हैं इन्हीं की वजह से उसने टीचर्स को कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं वो अर्थ पे। सो इसकी जो मैथ्स टीचर है, इवन वो कॉन्फिडेंट थी कि मैं पास हो जाऊंगी, प्रमोट हो जाऊंगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से वरिड थी, मैथ्स की वजह से। एंड मैथ्स टीचर के साथ ही ना उसका कुछ ना कुछ ऐसे पंगा होता था। सो मिस्टर जो मैथ्स टीचर, उनका नाम भी क्या है, मिस्टर केजिंग नाम है उनका। Who often scolded her for talking too much। तो ये जो मिस्टर केजिंग है ना वो हमेशा एन फ्रैंक को डांटते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातें करती थी क्लास में। एज पनिशमेंट ही गेव हर एसे टू राइट। और पनिशमेंट के तौर पे वो इसे क्या दे देते थे, ऐसे लिखने के लिए दे देते थे। इन हर फर्स्ट ऐसे अ चैटर बॉक्स। ओके, सबसे पहला वाला ऐसे जो इन्होंने इसे दिया लिखने के लिए वो था चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज्यादा बातूने होते हैं ना उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। बातूने मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले। शी ह्यूमरसली आर्ग्यूड दैट टॉकिंग was an inherited trait from her mother। तो भाई अब जब सर ने इसको पनिशमेंट के तौर पे दे दिया कि ऐसे लिखो चैटर बॉक्स पे, तो ऐसे मजाक में ऐसे बोलते हैं कि ये जो इतनी बातें करने का जो एक तरह से हुनर है ना, ये तो इनहेरिट हुआ है, मतलब अपनी मम्मी से इसको मिला है ट्रेट में। क्योंकि ऐसे नहीं बोलते जैसे कि जैसे मम्मी की कोई आदत है, क्योंकि हम उनके बायोलॉजिकल बच्चे हैं, तो आप अपने मम्मी और पापा दोनों की कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वालिटी आपके अंदर भी होती है। तो वैसी मजाक में कहती है ये अपने सर को कि ये जो बात करने की भी ये जो आदत है ना ये इसकी मम्मी से मिली है। लेटर शी रोट एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। मतलब जो इसके टीचर है ना उन्होंने पहले इससे पनिशमेंट पहले इसको पनिशमेंट मिली, उसमें इसको क्या कहा उन्होंने, क्या कौन सा वाला लिखना है, कौन सा इससे लिखना है, चैटर बॉक्स। उसके बाद फिर भी ये नहीं सुधरी होगी, फिर भी ये बातें ही जा रही है। तो इस बार जो टीचर है उन्होंने क्या दे दिया टॉपिक, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है कि ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसी बातूनी लड़की जिसको कि भाई ऐसा बातूनी इंसान जिसको सुधारा ही नहीं जा सके। एंड फाइनली विद हर फ्रेंड सेंस हेल्प, इसकी एक फ्रेंड है जो कि ना पोयम वगैरह लिखती है। टर्न द थर्ड टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस
chatterbox into a witty poem about a duck family. फिर क्या है, थर्ड अटेम्प्ट में ये इसकी एक फ्रेंड है जो कि ना पोएम लिखती है, तो भाई थर्ड अटेम्प्ट में ये करती है, ये वाला ऐसे लिख देती है, क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे वो डक आवाज निकालते हैं ना, तो डक्स कैसी आवाज निकालते हैं, क्वैक क्वैक क्वैक। तो अब इसने थर्ड में क्या ऐसे लिख दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स इनटू अ विटी, तो एक विटी सी पोएम बना देती है किस पे, डक फैमिली के ऊपर। सो जो मिस्टर किजिंग है ना, वो बहुत ज्यादा इस बार वो नाराज नहीं होते हैं इससे, उनको भी इतनी ज्यादा फनी लगती है ना इसकी ये वाली पोएम, और वो पूरी क्लास के सामने इसको रीड करके सुनाते हैं, इवन दूसरों को भी वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। और इवन आज के बाद ना ये वाली जो इसने पोएम लिख दी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये भी क्या है, इस पोएम की वजह से ना ये भाई इनको भी हंसी आ जाती है इसके सर को, और इसके बाद से ना वो भी थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं इसके साथ। ओके, सो आपके जो चैप्टर है ना उसमें यही वाली स्टोरी, मतलब मेन जो स्टोरी है ना वो मिस्टर किजिंग के साथ जो इसका ये चैटर बॉक्स वाला इंसिडेंट है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम उस इवन, लेकिन आपको जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वाले जो एन फ्रैंक है ना, वो भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 इयर्स तक ये लोग छुपे रहते हैं अपने फादर के ना ऑफिस में, ये लोग छुपे रहते हैं, और 2 साल के बाद जो नाजीज हैं वो इनको ढूंढ लेते हैं, और वही जो कैंप मैंने आपको बताया था उस कैंप में इनको भी ले जाया जाता है और वहां पर इनको मार दिया जाता है। एन फ्रैंक कितनी छोटी सी बच्ची है, फिर भी इस पर बच्चों पर भी ना वो लोग तरस नहीं खाते थे बिल्कुल भी, और इनको भी कैंप का नाम क्या था, कंसंट्रेशन कैंप ना, तो कंसंट्रेशन कैंप में इनके परिवार को पकड़ लिया जाता है। इसके फादर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन एन फ्रैंक और बाकी मदर और शायद इसकी जो सिस्टर है इनको ले जाया जाता है। इनकी फैमिली को, दादी की तो पहले से ही डेथ हो जाती है जब उनकी सर्जरी हुई थी और उनका बॉडी में कुछ लाइक प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो 1 साल के अंदर ही उनकी तो डेथ हो जाती है। बाकी जो फैमिली में बचते हैं ना, जो भी छुपे हुए होंगे इसके फादर के ऑफिस में, वो सारे के सारे लोग क्या हैं, उनको ले जाया जाता है, नाजीज ले जाते हैं उन्हें और उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया जाता है। लेटर ऑन काफी टाइम के बाद इसके फादर उस जगह पर आते हैं जहां ये छुपे हुए थे, और उन्हें एन फ्रैंक की ये डायरी मिलती है, जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी की इस डायरी को, एक तरह से उसकी लास्ट मेमोरी है, वो इसे पब्लिश करवा देते हैं। ओके, सो अब एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं जरा। शी वॉज 13 ईयर ओल्ड, सो 13 साल की है, और जूइश गर्ल है, तभी ये लोग छुप रहे थे क्योंकि जो हिटलर है वो ज्यूज से नफरत करता था बिल्कुल ना। एंड वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, सेंसिटिव भी और थॉटफुल भी है। सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि देखो वो अपनी बातें हर एक को नहीं बताना चाहती है, वो अपनी चीजें इसीलिए सीक्रेट रखना चाहती है, और इसीलिए वो अपनी डायरी में अपनी जो इमोशंस हैं, अपने थॉट्स हैं, अपने सीक्रेट्स हैं, डायरी में लिखना चाहती है। इवन वो, उसको ऐसा लगता है कि जो डायरी है ना वो उसकी ट्रू फ्रेंड बन सकती है बजाय इंसानों के। जैसे उसने कहा भी था ना कि जो पेजेस है ना उनमें ज्यादा पेशेंस होता है, और उसने अपनी डायरी का नाम रख लिया होता है किटी। अपनी डायरी को ये क्या, किस नाम से बुलाती है, किटी। एंड शेयर्ड हर डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट इट, फीलिंग्स विद इट। तो क्या अपनी सारी की सारी डीपेस्ट जो उसके थॉट्स हैं, उसके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारी की सारी किसी और से शेयर करने की बजाय वो किस में लिखना शुरू कर देती है, अपनी इसी डायरी में। क्यों, क्योंकि उसे वो बिल्कुल ट्रू एंड रियल फ्रेंड की तरह, बिल्कुल जैसे इंसान दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये फील करती है अपनी डायरी के साथ। ऑल्दो शी हैड मेनी फ्रेंड्स, जबकि उसके बहुत सारे और भी दोस्त थे, लेकिन कभी कभी उसे लोनली फील होता था और उसे ऐसे कमी महसूस होती थी किसी इंसान की जिसे वो कंप्लीटली ट्रस्ट कर सके, है ना। ओके, सो जो एन है ना, वो एन वॉज ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेसिव। तो एक तो ऑनेस्ट भी है भाई, सच्ची है बिल्कुल बच्ची ना, और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी है, इसीलिए तो डायरी लिख रही है अपनी। She openly wrote about her family, school life and emotions without hiding anything. So डायरी में क्या है, क्योंकि वो डायरी को completely ट्रस्ट करती है, तो इसलिए डायरी में अपनी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, मतलब स्कूल लाइफ के बारे में और अपने सारे इमोशंस के बारे में हर चीज वो किस में लिख रही है, डायरी में, कुछ भी छुपा नहीं रही उसमें।
शी वॉज ऑल्सो ह्यूमरस एंड विटी, और फिर थोड़ी क्या है, मजाकिया भी है एंड स्मार्ट भी है, ठीक है। विटी लोग होते हैं जो अपने वर्ड्स को बहुत ही चालाकी से यूज करना जानते हैं और उसी से फिर वो लोगों को हंसाते भी हैं। हर क्लेवर एसेज, अब जो देखो सर ने तो इसको पनिशमेंट के तौर पे दिए थे ना एसेज, लेकिन वो इतने इस तरीके से ऐसे लिखती है कि उसके जो सर है ना वो भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उससे ना, इवन हंसने लग जाते हैं। उसके लास्ट वाला जो उसने एक तरह से पोयम लिखी हुई थी ना, क्वैक 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 वाली, उस पे तो जो मिस्टर केजिंग है वही हंसने लग जाते हैं एंड बाद में वो उसको अप्रिशिएट भी करने लग जाते हैं और थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं उसके साथ। एन वॉज मेच्योर बियॉन्ड हर एज। सो एन फ्रैंक जो है ना वो अपनी एज से थोड़ी मेच्योर है। इमोशंस में अगर बात किया जाए या फिर मेंटल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो क्या है तो 13 साल की बच्ची, लेकिन फिर भी क्या बहुत ही मेच्योरली बिहेव करती है वो। शी ऑब्जर्व पीपल केयरफुली एंड रिफ्लेक्टेड डीपली ऑन लाइफ, तो बहुत ही ध्यान से वो लोगों को ऑब्जर्व करती है। डिस्पाइट लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द वॉर शी रिमेन्ड होपफुल। इवन जब इतने भयानक परिस्थिति में जब वो रह रही, छुप छुप के वो लोग रह रहे थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में 2 साल तक वो लोग छुपे रहे, फिर भी वो क्या थी, होपफुल थी, ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि ये पॉजिटिव सोच रखने वाली थी और करेजियस, हिम्मत वाली भी थी। हर डायरी रिफ्लेक्ट्स हर लव फॉर लाइफ। अब उसके डायरी से पता चलता है कि उसे जिंदगी से कितना ज्यादा प्यार था, और उसके कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है, उसके डिटर्मिनेशन के बारे में पता चलता है। डिटर्मिनेशन मतलब कि कुछ करने की हिम्मत ना। सो उसके डिटर्मिनेशन के बारे में पता चलता है। टू फेस हार्डशिप विद स्ट्रेंथ, कि भाई दुनिया जिंदगी की कितनी भी मुश्किल हालात आ जाए, हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ क्या है, दृढ़ उसका एक ये संकल्प था कि भाई वो चाहे कोई भी लाइफ की हार्डशिप है, प्रॉब्लम है, वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसका सामना करेगी। ये हो गया जो एन फ्रैंक है उसका कैरेक्टर स्केच। और अब देख लेते हैं जरा चैप्टर का थीम। सो थीम इसमें क्या क्या है, लोनलीनेस है और फ्रेंडशिप के बारे में है। जैसे कि एन फ्रैंक जो है वो, उसके फ्रेंड्स और फैमिली तो थे, पर फिर भी समवेयर वो लोनली फील करती थी। समवेयर उसे ऐसा फ्रेंड चाहिए था जिसपे वो कंप्लीटली ट्रस्ट कर सके। इसीलिए जब उसके फादर उसके 13th बर्थडे पे उसे डायरी गिफ्ट करते हैं तो वो उस डायरी का नाम रखती है किटी, और वो उसे अपनी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड फ्रेंड मानती है और अपनी डीपेस्ट फीलिंग भी वो उस डायरी में ही लिखती है। शोइंग हर नीड फॉर कंपेनियनशिप, इसी से हमें पता चलता है कि उसको नीड थी ऐसी दोस्त की ना जिससे वो हर बात शेयर कर सके, और वो अपनी डायरी को वही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड मानती थी। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो थीम है ना वो लोनलीनेस एंड फ्रेंडशिप दोनों है। देन अडोलेसेंस एंड ग्रोइंग अप। सो अडोलेसेंस होता है ये वाली जो एज है ना जिसमें अभी एन फ्रैंक है वो जिस एज में है इसी को अडोलेसेंस बोलते हैं। ये होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का टाइम। आप इसे टीन एज भी कह सकते हो, लाइक 10 से 19 साल के बीच का जो टाइम होता है ना उसको अडोलेसेंस कहते हैं। और एंड देन ग्रोइंग अप, भाई बढ़ रही है वो। हर डायरी कैप्चर्स टीनेज वरीज अबाउट स्कूल, टीचर्स एंड फैमिली, ब्लेंडिंग नॉर्मल स्ट्रगल्स विद द हार्शनेस ऑफ वॉर। तो भाई अब जैसे जैसे देखो वो ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, और उसका एडोलेसेंट एज चल रही है उसकी ना। एडोलेसेंस एज होती है आपकी, मैंने बता दिया, 10 से लेके 19 साल तक के बीच में। सो वो 13 इयर्स के, तो ऑफकोर्स वो एडोलेसेंस वाले एज में है अपने, और ग्रो भी कर रही है अभी वो। तो डायरी में उसके क्या 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 देखने को मिला, टीनेज में जो वरीज होती हैं, किस किस के बारे में टेंशन लेते हैं बच्चे, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, परिवार के बारे में, इवन नॉर्मल स्ट्रगल्स भी देखने को मिला उसके एडोलेसेंस टाइम में जिससे वो स्ट्रगल कर रही थी, एंड वॉर की हार्शनेस भी थी। तो ऐसे सिचुएशन में वो ग्रो कर रही थी, ऐसे सिचुएशन में वो अपने टीनेज के टाइम में थी जहां पर वॉर है, जहां पे टेंशन है, प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। तो अब देखो स्कूल में एजुकेशन और डिसिप्लिन कैसे है थीम, क्योंकि वो स्कूल भी जा रही है और सर ने उसको पनिशमेंट दिया था। अभी जो पनिशमेंट है और जो स्कूल का एक्सपीरियंस है क्या हाईलाइट कर रहा है, स्ट्रिक्टनेस हाईलाइट कर रहा है कि स्कूल में भाई डिसिप्लिन जरूरी है। येट एंड्स ह्यूमर एंड रेजिलियंस शाइन थ्रू। रेजिलियंस होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जब आप एक रास्ता निकाल लेते हो ना स्ट्रगल से बाहर आने का, उसे बोलते हैं रेजिलियंस। ठीक है, तो उसको भले ही पनिशमेंट मिली फिर भी तो
पनिशमेंट मिली, लेकिन बड़े ह्यूमरसली वो क्या है उस चीज से, उस सिचुएशन से उसको, वो रोई नहीं, वो दुखी नहीं हुई और शर्मिंदा ऐसे महसूस नहीं किया उसने, बल्कि उस सिचुएशन को भी वो क्या है ह्यूमरस और ऐसे अपने विटी नेचर से ह्यूमरस बना देती है, वो हंसी मजाक वाली। पर हमें डिसिप्लिन भी देखने को मिलता है इसमें, इस चैप्टर में, और एजुकेशन भी देखने को मिल रही है कि जो मैथ्स वाले सर हैं वो कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर एंड डिसिप्लिन को लेकर भी। इसीलिए वो जब भी एन फ्रैंक से ऐसे गुस्सा होते थे कि वो बहुत ज्यादा बातें कर रही है, तो वो उसे पनिशमेंट में क्या कहते थे, ऐसे लिखने के लिए दे देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है करेज एंड होप। सो यस, बिल्कुल इस चैप्टर में करेज भी है और होप भी है। तो क्योंकि एन फ्रैंक को ही देख लो, इतनी छोटी सी बच्ची है पर फिर भी इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इसने डेंजरस टाइम में भी वो अपनी ब्रेवरी दिखाती है और वो बहुत ही उसके अंदर एक ना ऑप्टिमिज्म भी है फॉर अ बेटर फ्यूचर। वो उम्मीद, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी एज में उसको ले जाकर उसको भी मार दिया जाएगा। वो तो हमेशा वो यही सोच रही थी कि जल्दी से ये वॉर खत्म हो जाएगी और सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। सो आपको पूरे चैप्टर में क्या याद रखना है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की स्टोरी है एक बच्ची की, जो कि एक जूइश गर्ल है, 13 ईयर ओल्ड है। 2 साल तक ये अपने पापा के ऑफिस में छुपे रहते हैं नाजीज की वजह से, और उसी दौरान ये क्या है अपनी डायरी लिखती है। अपने डायरी में अपना बचपन से लेके जब वो मॉन्टेसरी स्कूल जा रही थी तब से लेके फिर जब वो अपने स्कूल चली जाती है जहाँ पर उसके मैथ्स टीचर के साथ उसका हमेशा पंगा होता रहता है, और वो इवन वो टीचर्स के बारे में ये भी बताती है कि उसे टीचर सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स लगते हैं। उसके बाद फिर वो अपने मैथ्स टीचर के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को बताती है, अपनी डायरी में लिखती है कि कैसे मैथ्स टीचर उसे पनिशमेंट के तौर पे एसेज लिखने के लिए दे देते थे, और वो कभी चैटर बॉक्स पे ऐसे दे रहे हैं, कभी इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं। तो उसने बड़े विटी और बहुत ही फनी वे में एक पोएम बनाई जिसकी वजह से सर भी हंसने लग गए, और उन्होंने ना सिर्फ क्लास में सबके सामने वो पोएम पढ़ के सुनाई बल्कि बाकी लोगों को भी और बाकी क्लासेस में भी वो सुनाया करते थे। और इस इंसिडेंट के बाद जो है उनका थोड़ा सा एन के लिए जो एक नेचर था वो चेंज होता है, वो थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं। और यही सारी स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। आई होप आपको एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच समझ में आया हो कि वो कितनी ज़्यादा एक ब्रेव लड़की थी और वो कितनी ज़्यादा डिटरमिन्ड थी ताकि लाइफ के हार्डशिप को वो विद स्ट्रेंथ एक तरह से टैकल कर सके, डील कर सके, और अपनी एज से थोड़ी मैच्योर थी। भले वो 13 ईयर्स की थी पर फिर भी उसकी मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। So I hope you like the explanation of the chapter. God bless you. Take care. Bye bye.